प्यारे बच्चों, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे ये चैप्टर 13 प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें हमने आपको संयुग्मी फोकस से पहले तक का पूरा क्लियर कर लिया था। अब शुरू होता है इस वीडियो का पहला टॉपिक संयुग्मी फोकस, कॉन्जुगेट फोकस यानी कॉन्जुगेट पॉइंट्स भी कह सकते हैं। तो वो है दो बिंदु यानी मुख्य अक्ष पर वो है दो बिंदु जिसमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। इसकी परिभाषा थोड़ी अपूर्ण है, कृपया पेन और कॉपी निकाल करके उसको पूर्ण कर लीजिए। वो परिभाषा क्या है, बार रिपीट कर रहा हूँ, वो है दो बिंदु जिसमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। तब उन दोनों बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं। ठीक है, एक परिभाषा ये हो गई। अथवा लिखें, अथवा थोड़ा सा अथवा लिख करके परिभाषा को दोबारा लिखें इसकी कि मुख्य अक्ष पर वो है बिंदु युग्म, कॉमा लगाएं, जहां वस्तु को एक बिंदु पर रखने पर उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर तथा दूसरे बिंदु पर वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बन जाता है। बिंदुओं के ऐसे युग्म को संयुग्मी फोकस कहते हैं। अगर देखा जाए तो दोनों ही परिभाषाएं लगभग सेम हैं। एक बात इसमें बड़ा पॉइंट आ जाता है कि संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। ये नोट पॉइंट ध्यान से समझिएगा, उत्तल दर्पण में नहीं, क्योंकि जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी जाती है, आपने प्रतिबिंब देखा था, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी बनता है और अतः प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु रखने से परावर्तन नहीं होगा। इसका मतलब हो गया उत्तल दर्पण में संयुग्मी फोकस संभव नहीं है। अब क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन यहां बनता है, एक नंबर का, संयुग्मी फोकस किस के लिए सत्य है, यानी संयुग्मी फोकस किस के लिए सत्य हो सकता है, अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। तो अब दोनों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, अवतल दर्पण। ओके, तो अब हम लोग संयुग्मी फोकस को सीखने के बाद आगे बढ़ते हैं। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। देखो आवर्धन बच्चों, आवर्धन का मतलब होता है कितना उसकी प्रतिबिंब की लंबाई बढ़ी है, उसे आवर्धन बोलते हैं। तो यहाँ स्पष्ट है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। अगर कोई प्रकाशिक यंत्र प्रतिबिंब की लंबाई को वस्तु की लंबाई से 4 गुना कर दे, यानी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से 4 गुना हो गई, तो इसका मतलब उस प्रकाशिक यंत्र का आवर्धन 4 हो गया। यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी दर्पण की बात चल रही है, तो रेखीय आवर्धन इसको एम से सो प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन का एम वर्ड यूज करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई आई का मतलब लेंथ ऑफ इमेज, बटे वस्तु की लंबाई ओ का मतलब है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वल टू -b/u। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पर एक बात स्पष्ट समझ लीजिएगा, सीधे प्रतिबिंब के लिए अगर प्रतिबिंब सीधा बन जाता है तब आवर्धन धनात्मक होगा और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। अगर प्रतिबिंब सीधा बन जाता तो आवर्धन धनात्मक और उल्टा के लिए प्रतिबिंब ऋणात्मक। यहाँ आपको क्लियर कर दूं, जो पहले वाला फॉर्मूला था वो बी और यू से संबंधित था आवर्धन का। अब जो पॉइंट बना के बताया गया है यहाँ m बराबर f - b/f,
ये फोकस दूरी और वी समझते हो, और मतलब इमेज से, प्रतिबिंब से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी। तो एफ और बी में रिलेशन हो गया। दूसरा है एफ और यू में रिलेशन, तो एम बराबर एफ बटे एफ माइनस यू। तो यहाँ हम रेखीय आवर्धन को समाप्त करते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है। प्रश्न नंबर 1, 4.5 सेंटीमीटर आकार की सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन हमको ज्ञात करना है। आवर्धन से मतलब रेखीय आवर्धन ज्ञात करना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये वस्तु की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर ओ हो गया, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, ये एफ हो गया। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है राइट साइड में, और 12 सेंटीमीटर दूरी पर सुई रखी हुई है, तो ये यू हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना, तो हमको यू पता है, एफ पता है। तो जब यू और एफ पता है तो फार्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। इसको सॉल्व करिएगा, वो v का मान आएगा। चूँकि आप पहले पढ़ चुके हो, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब पोल से राइट साइड बनता है, इसलिए v का मान निश्चित रूप से धनात्मक आना चाहिए। जब b पता हो जाएगा तो m बराबर b/u से m का मान निकालेंगे, जिसका मान 5/9 आएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नए टॉपिक यहाँ पाएंगे कि जब दर्पण को थीटा कोण पर घुमाते हैं तो परावर्तित किरण कितना कोण घूम जाएगी, 2 थीटा। इसका मतलब है अगर हमने दर्पण को 30 डिग्री घुमा दिया तो परावर्तित किरण 60 डिग्री घूम जाएगी। ये रूल है, नियम है। इसके बाद थीटा कोण पर झुके 2 दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कुल प्रतिबिंबों की संख्या। कहने का मतलब जो हो गया कि अगर 2 दर्पण थीटा कोण पर झुके हों तब उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की कुल संख्या पर विचार करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग पेज नंबर 6 पे आ चुके हैं। तो जब दर्पण थीटा कोण पर झुके हों तब 2 कंडीशन बनती हैं। यदि वस्तु सममित रखी हो, मतलब सिमिट्रिकल हो, ठीक है। तो जब वस्तु सिमिट्रिकल रखी हो तब n बराबर 360/थीटा माइनस 1। इसका मतलब हुआ अगर थीटा का मान 30 डिग्री है तो 30 का भाग दे देंगे, 0 कट जाएगा, 3 से 12 बार, 12 माइनस 1 11। इसका मतलब हुआ 30 डिग्री के कोण पर अगर 2 दर्पण रखे हुए हैं तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 11। यानी एक वस्तु के 11 प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या है, यदि वस्तु असिमेट्रिक है, असममित रखी हुई है, असममित रखी है तब प्रतिबिंबों की संख्या सिंपली 360/थीटा। इसका मतलब क्या, एसिमेट्रिक रखी है, अगर थीटा का मान 30 डिग्री है तो 30 का भाग दीजिए, कितना आएगा, 12। तो 12 प्रतिबिंब बनेंगे। तो हम ये समझ चुके हैं यहाँ पर कि अगर 2 दर्पण थीटा कोण पर रखे हुए हैं उनकी 2 कंडीशनों में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। ओके, वेरी गुड। आप लोगों ने इस वक्त इस चैप्टर के 2 खंड को समाप्त कर लिया है। पहला खंड था प्रकाश का परावर्तन, दूसरा था गोलीय दर्पण। और अब इस चैप्टर का अंतिम खंड है प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग और दिशा बदल जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए साहब, ध्यान पर समझेंगे। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर उसकी वेग बदल जाएगा, उसकी दिशा बदल जाएगी। अगर ऐसा होता है तो समझ लो घटना कौन सी हो गई, प्रकाश का अपवर्तन हो गया। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आपतित किरण है, जैसा कि आपको पहले बताया गया था। इसको फिर क्लियर करते हैं। ये जो आपतित किरण, ये आपतित किरण है, पहले ही आपतित किरण थी। ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पर ये अपवर्तक पृष्ठ है,
प्रकाश के परावर्तन में ये परावर्तक पृष्ठ था, पीछे पॉलिश थी, यहाँ पर पॉलिश नहीं होगी, ये अपवर्तक पृष्ठ है। और ध्यान रखें अपवर्तक पृष्ठ से केवल अपवर्तन की क्रिया होनी है। तो आप देख रहे हैं कि आपतित किरण है, यहाँ पर पहुंची है और तुरंत यहाँ पर अभिलंब खींचना है। अभिलंब क्या होता है? उस आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा यानी 90 डिग्री का कोण बनाए, उसको अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ टकराने के बाद अब ये किरण दूसरे माध्यम में, ये पहला माध्यम है जिसको माध्यम 1 लिखा है, ठीक है, और ये दूसरा माध्यम जिसको माध्यम 2 लिखा हुआ है, ये वाला, ये नीचे वाला दूसरा माध्यम, इसमें गुजरी। तो ये प्रकाश किरण देख रहे हैं आप, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट भी हो गई है, सीधी जाकर थोड़ा मुड़ गई है। तो यहाँ मुड़ने का मतलब क्या है, ये क्यों मुड़ गई है? क्योंकि इसके वेग बदल गया, इसकी दिशा बदल गई। वेग और दिशा बदलने का मतलब है कि इसके अंदर अपवर्तन हो गया। तो अब जो किरण दूसरे पारदर्शी माध्यम में पहुंची है, उस किरण का नाम अपवर्तित किरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर और दूसरे माध्यम में उस आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहा जाएगा। आप गौर समझने वाली बात क्या है, प्रकाश के परावर्तन में केवल एक अभिलंब था, यहाँ पे 2 अभिलंब, एक पहले माध्यम का अभिलंब, एक दूसरे माध्यम का अभिलंब, ये आपको समझना होगा। दूसरी बात क्या है जो वहाँ पहले पढ़ा चुके थे कि आपतन कोण क्या होगा साहब? आपतन कोण हमेशा ध्यान रखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेस एंड नॉर्मल। आपतन कोण सदैव आपतित किरण और अभिलंब। अब यहाँ पर अभिलंब देखिए, अभिलंब तो ये भी, अभिलंब ये भी है, तो हम ये भी कह सकते हैं स्पष्ट करते हुए कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में आपतन कोण क्या होगा? आपतित किरण और पहले माध्यम में खींचे गए अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। जबकि अपवर्तन कोण क्या होगा? अपवर्तित किरण और दूसरे माध्यम में अभिलंब, ये वाला अभिलंब है, इसके बीच बने कोण को ही अपवर्तन कोण कहते हैं। ये आपको समझना होगा। तो अपवर्तन कोण क्या हो गया? अपवर्तित किरण और दूसरे माध्यम में अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोगों ने समझ लिया होगा प्रकाश के अपवर्तन में ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या होता। अब एक सवाल उठता है, ये n1 क्या है? n1 की चर्चा बाद में करेंगे। तो अब अपवर्तन के नियम, जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के नियम थे, उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। पहला नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। बहुत कुछ परावर्तन के नियम से मैच कर रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है आपतन कोण की साइन, यहाँ साइन ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड है, तथा एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात हमेशा नियत रहता है। अर्थात साइन आई बटे साइन आर, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? कांस्टेंट होगी। यानी साइन आई और साइन आर बराबर क्या है? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को ही दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसको लिखते हैं 1 and 2। ध्यान दीजिए 1 and 2। तो 1 and 2 को लिखने का तरीका है 1 और 2 सफिक्स होंगे 1 and और 2, इस तरह लिखना है। ऐसे नहीं लिखना है, ये रॉन्ग मेथड है, ये याद रखिएगा। तो हम पहुंचते हैं 1 and 2 बराबर नियतांक है, ये दूसरा नियम है। तो 1 and 2 क्या है? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। 1 and 2 को कैसे लिख सकते हैं? 1 and 2 मतलब क्या? n2 बटे n1। n2 क्या? दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, और n1 क्या है? पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब सवाल उठता है कि साहब निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्वेश्चन आ भी चुका है पिछले वर्ष। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए साहब, निर्वात को वैसे फिजिक्स के अंदर वायु को निर्वात लगभग माना गया है। तो अब अगर मैंने कहा कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब हो गया कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष।
तो कांच का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष इसे कहेंगे कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर हम बात करते हैं पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसका तात्पर्य होता है पानी का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कोई नई बात नहीं है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब है किसी भी मीडियम का अपवर्तनांक किसके, निर्वात के सापेक्ष। निर्वात मीन्स एयर। तो जैसे कि आप देख रहे एग्जांपल में ANG हाँ, निरपेक्ष अपवर्तनांक कोई भी अपवर्तनांक को उस किसी का कोई यूनिट नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि यह साइन I और साइन R का अनुपात है। अगला पॉइंट, अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आप स्नेल का नियम क्या है इतना बता सकते हो कि साहब आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, और यह नियतांक दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। अब दूसरी बात आती माध्यम। तो समझना होगा माध्यम जो हमने बार बार पढ़ रहे हैं, एक पारदर्शी माध्यम, दूसरा पारदर्शी माध्यम। ये माध्यम दो प्रकार के होते हैं, विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल मतलब अंग्रेजी में इसको रेयर मीडियम और सघन को डेंसर मीडियम कहते हैं। अब सवाल उठता है कि साहब विरल माध्यम क्या होता है। अब इनको हम तुलनात्मक समझेंगे। जिन दो माध्यमों में जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसे विरल माध्यम कहेंगे, और जिसका अपवर्तनांक अधिक है उसे सघन माध्यम कहेंगे। अपवर्तनांक हमें पहले ही से दे रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.50 होता है। तो इन दोनों को हम समझने के बाद हमने क्या निष्कर्ष निकाला था कि पानी का अपवर्तनांक 1.33, कांच के अपवर्तनांक 1.50 से कम है। इसका मतलब पानी और कांच में से पानी विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जिसका अपवर्तनांक कम हो, इसका मतलब ये नहीं कि कांच हमेशा सघन माध्यम रहेगा। अब मैंने कहा साहब कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और एक दूसरे पदार्थ का अपवर्तनांक मान लो हीरा है, हीरे का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक मान लो आज 2.4 है। तो अगर हमने कहा हीरे का अपवर्तनांक 2.4 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और कांच का 1.5 है, तो अब कांच हो गया विरल और हीरा हो गया सघन। ठीक है, तो मैं समझता हूं आप लोग समझ चुके हैं विरल माध्यम और सघन। हमने विरल माध्यम को N1 माना, तो इसका मतलब ऑलवेज N1 लेस देन N2। ठीक, अधिक अपवर्तनांक N2। अब यहाँ पे कुछ नियम बनते हैं साहब, इसे बड़ा ध्यान पे समझेंगे। ये नियम आगे बहुत काम आएंगे कि साहब अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही हो तब क्या होगा, और सघन से विरल जा रही तब क्या होगा। नियम तुम्हारे पास पूरे वर्ल्ड में केवल दो ही होंगे, विरल से सघन या सघन से विरल। कभी ये नियम नहीं आ सकता कि सघन से सघन या विरल से विरल, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब आप लोग पहले पढ़े विरल से सघन। कहने का मतलब जो हो गया, अगर प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में अगर प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही है तो अपवर्तित किरण दूसरे पारदर्शी माध्यम में अविलंब की ओर झुक जाती है। जैसे कि आप चित्र देख रहे हैं, पहले वाला इधर वाला। तो यहाँ पर आप लोग गौर से देखें कि यहाँ पर ये जो क्या है विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम। पहले मान लिया N1 कम है और N2 ज़्यादा है तो विरल हो गया। यहाँ पर जो ये अपवर्तित किरण है, इसको जाना तो स्ट्रेट था, इस डॉट डॉट दिखाया गया है, लेकिन ये अपवर्तन किधर हो गया, अभिलंब की ओर हो जाएगा। तो साइन, वही नियम स्नेल का नियम इतने के बस, साइन I बटे साइन R बराबर N2 बटे N1। चूंकि N2 ज़्यादा है N1 कम है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब हो गया कि जो अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण से कम होगा। तो कहने का मतलब एक रिलेशन बन गया कि अगर प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही हो तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या रिलेशन होगा कि ऑलवेज R लेस देन I। इसलिए ये अपवर्तित किरण अविलंब की ओर बढ़ जाती है। यहाँ एक कारण भी हो गया, हमको रटना नहीं है कि साहब विरल से सघन जाने पर अविलंब क्यों झुक जाती। अविलंब क्यों झुकने का रीजन यहाँ स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि N2 बटे N1 ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब दूसरी बात समझते हैं यहाँ पर कि साहब सघन से विरल जाने पर क्या होगा। सघन से विरल जाने पर तब ये किरण अविलंब से दूर हट जाती है। वजह क्या, वजह वही स्नेल का नियम लगाना होगा। स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन I बटे साइन R बराबर, अब देखिए साहब N1 बटे N2। क्यों, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N1, पहले का अपवर्तनांक कितना N2।
तो दूसरे का अपवर्तनांक n1, यहाँ पर पहले अपवर्तनांक n2। ये ध्यान रखिएगा कि साइन आई बटे साइन आर बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ दूसरा माध्यम कहलाएगा कौन सा? विरल। यहाँ पे क्या होगा? सघन। तो अब चूंकि n2 का मान ज्यादा होता है तो n1 बटे n2 ऑलवेज ग्रेटर लेस देन 1, एक से छोटा होगा। इसका मतलब हो गया कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से क्या होगा? ज्यादा होगा। ये ज्यादा तभी हो सकता है जब ये प्रकाश किरण अवलंब से दूर हट जाए। तो अब यहाँ प्यारे बच्चों आप लोग समझ चुके हैं, सघन से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण अवलंब से दूर हट जाती है। तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ चुके होंगे। मेरा अनुमान है कि विरल से सघन जाने पर और सघन से विरल जाने पर क्या होता है वो आप लोग सीख चुके हैं। विरल से सघन अविलंब की ओर, सघन से विरल अविलंब से दूर। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया यहाँ पर, यदि आपतन कोण का मान 0 तब स्मॉल r यानी कि अपवर्तन कोण का मान भी 0। इसका मतलब समझिए, अर्थात यदि आपतित किरण, भाई आपतन कोण का मान 0 हम पहले समझ चुके थे, बिल्कुल आपतित किरण अभिलंब की अनुदिश आए, ठीक, उस कंडीशन में अपवर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 0 डिग्री। इसका मतलब आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत आपतित हो तो वह उसी दिशा में अपवर्तित किरण बिना विचलित हुए चली जाएगी, किंतु उसका वेग बदल जाएगा। अब ये किरण विचलित नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, पहला ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में किस कंडीशन में अपवर्तित किरण बिना विचलित हुई सीधी चली जाएगी? जब आपतन कोण का मान 0 हो, बस, या जब आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत आपतित हो, उस कंडीशन में अपवर्तित किरण बिना विचलित हुई सीधी चली जाएगी। ध्यान रहे, वेग तब भी बदल जाएगा क्योंकि माध्यम बदल गया। माध्यम बदलेगा तो वेग बदलेगा, बट यहाँ पर क्या कहते, सीधी चली जाएगी, दिशा नहीं बदलेगी लेकिन वेग बदल जाएगा। अब अगला टॉपिक 1 and 2 जिसे हम पढ़ रहे हैं। 1 and 2 का मतलब है पहले माध्यम में चाल v1, दूसरे माध्यम में चाल क्या? v2। अगर मान चलिए पहला माध्यम एयर है, दूसरा गिलास है, तो ए एन जी बराबर क्या हुआ? वेलोसिटी इन एयर बटे वेलोसिटी इन ग्लास। ये रूल आपको समझना होगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग बार बार प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की आवृत्ति न्यू, ध्यान दें इस वर्ड को न्यू पढ़ते हैं, और न्यू कैसे लिखते हैं? ऐसे, न्यू, ओके। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती किंतु वेग तरंगदैर्घ्य बदल जाते, वेग बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। तो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनेगा? प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो नहीं बदलता है? उसका नाम है आवृत्ति। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 7 पर। साइन आई बटे साइन आर, बार बार हम इसी चीज समझ रहे हैं और उसको हमने प्रकाश के अपवर्तन से सीख रहे हैं। n2 बटे n1, n2, n यहाँ पर क्या? अपवर्तनांक है, जैसे कि अभी पढ़ा था 1 and 2 वेलोसिटी इन एयर बटे वेलोसिटी इन ग्लास। n2 का मतलब है, ये अगर यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो n2 लिखा हुआ है, n2 का मतलब तुमने कहा कौन सा अपवर्तनांक है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? निर्वात में प्रकाश की चाल c होती है, दूसरे माध्यम में चाल कितनी? v2, तो c बटे v2 आ गया। उसी प्रकार से n1 का मतलब क्या? n1 का मतलब कि हवा यानी निर्वात के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो पहला माध्यम इसका निर्वात है, तो निर्वात में चाल c और इसकी अब दूसरा चाल कितनी? v1। c से c कट गया, v1 बटे v2 ये रिलेशन बना, v1 बटे v2 बना। तो आप ध्यान दीजिए भाई, साइन आई बटे साइन आर, ये कई रूप बनेंगे। साइन आई बटे साइन आर, अभी यहाँ पे अब स्पष्ट करेंगे क्या क्या सूत्र बनेंगे। तो यहाँ तुमने देखा काट पीट करके क्या बना? v1 बटे v2 निकल आया साहब, ठीक। अभी तक क्या था? साइन आई बटे साइन आर बराबर 1 n2 था या n2 बटे n1 था, अब v1 बटे v2 और आ गया। और प्यारे बच्चों, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा b बराबर n लैम्डा, ये n वहां क्या थी? आवृत्ति।
तो प्रकाश के लिए हम लोग आवृत्ति के स्थान पर लिखते हैं न्यू, ये प्रकाश की आवृत्ति होती है। ध्यान देना, ये एन जो तुमने हाई स्कूल में पढ़ी है वो क्या थी, आवृत्ति थी। फॉर्मूला वही है, तो वी के स्थान पर प्रकाश की चाल सी हो जाएगी, एन के स्थान पर प्रकाश की आवृत्ति न्यू हो जाएगी, और लैम्डा प्रकाश की तरंग है। तो अब प्यारे बच्चों देखिए, ये B1 बराबर कितना हो गया, B1 बराबर एन, एन के स्थान पर न्यू, लैम्डा 1, यानी पहले माध्यम में तरंग दैर्घ्य। पहले माध्यम में जो तरंग दैर्घ्य होती है उसे हम आपतित तरंग दैर्घ्य भी कहते हैं। और B2 बराबर क्या हुआ, न्यू लैम्डा 2। ठीक, अब तुमने कहा साहब दोनों माध्यम में न्यू समान क्यों है, अभी पढ़ चुके। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में ये आवृत्ति नहीं बदलती, आवृत्ति जितनी पहले माध्यम में है उतनी दूसरे माध्यम होती, तो आवृत्ति चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब हो गया क्या कहते हैं, ये निकल के आते हैं यहाँ पर। ओके, तो इस प्रकार आपने देख चुके हैं कि यहाँ जो सूत्र निकला है न्यू लैम्डा 1 न्यू लैम्डा 2, तो न्यू से न्यू क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये कट गया, लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। तो अब एक और सूत्र बन गया साहब, साइन आई बटे साइन आर बराबर, एक तो पढ़ा था N2 बटे N1, दूसरा पढ़ा था B1 बटे B2, तीसरा पढ़ लिया लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। तो लैम्डा 1 आपतित तरंग दैर्घ्य, लैम्डा 2 अपवर्तित तरंग दैर्घ्य इक्वल टू 1 and 2। इन सब को समझते हुए ये जो फाइनल फॉर्मूला आप निकला अपवर्तनांक का वो ये है 1 and 2 बराबर साइन आई बटे साइन आर, B1 बटे B2, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और N2 बटे N1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा। B1 आपको पहले बता चुका हूं, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, B2 दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल, लैम्डा 1 आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, लैम्डा 2 अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। इसके बाद पॉइंट आता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक, जो अपवर्तनांक की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, माध्यम की प्रकृति आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और ताप पर निर्भर करती है। यहाँ हमने सूत्र को स्पष्ट किया है कि अपवर्तनांक जो है ना वो ताप के विद्यमान पाती है, इसका मतलब ताप की बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या हुआ, कुछ कम हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है किस प्रकाश के विरल, विरल का मतलब वायु, विरल से सघन, सघन तो कुछ भी हो सकता है, कांच है, पानी है, वायु की तुलना में तो सब सघन ही है। तो आप एक और बात बताता हूँ कि साहब तुमने कहा वायु कैसा माध्यम है, वायु यानी एयर, और विरल को बोलते हैं रेयर, तो एक मुहावरा बन गया बहुत याद करने के लिए, एयर ऑलवेज रेयर, मतलब वायु सदैव विरल माध्यम होती है। ओके, तो प्रकाश के विरल से सघन में जाने पर तरंग दैर्घ्य घट जाती है, इसका मतलब समझ में आ गया, वेवलेंथ क्या हो, डिक्रीजमेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि अगर प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तरंग दैर्घ्य उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसके बाद अब नया टॉपिक आता है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता का मतलब होता है रिवर्सिबिलिटी। तो प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करे तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर 1 and 2। और यदि प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से पहले में प्रवेश करे, भाई उत्क्रमणीयता का मतलब क्या, पहले से दूसरे में जाए, दूसरे से पहले में जाए, यही उत्क्रमणीयता होती है। तो दूसरे से तो साइन आर बटे साइन आई बराबर 2n1। दोनों समीकरणों को ध्यान से देखें, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 1 and 2 इंटू 2n1 इक्वल टू क्या हो गया 1। ये साइन आई कट जाएगा, साइन आर कट जाएगा। इसका मतलब हो गया यहाँ से हम कह सकते हैं 2n1 बराबर 1 and 2। इसी प्रकार से अगर मान लो 3 माध्यम है तो क्या करेंगे 1 and 2 2n3 इंटू 3n1 इक्वल टू 1। यही से हम कह सकते हैं पक्षांतर करके 2n3 इक्वल टू 1/1 and 2 3n1। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो 3n1 लिखा हुआ है इसको ऊपर ले जाएं तो क्या होगा 1n3 हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर ले जाने पर ये जो क्या कहते हैं पारदर्शी माध्यम में आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ओके, इसी तरह हमने एग्जाम्पल से क्लियर किया है, 2 एग्जाम्पल दिए हैं। यदि प्रकाश वायु से कांच में जा रहा हो, ठीक, ए फॉर एयर जी फॉर ग्लास, तो GNA बराबर कितना 1/ANG, या ANG बराबर 1/GNA। ANG का मतलब क्या है, ANG का मतलब है कांच का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष, यहाँ पर एयर का अपवर्तनांक गिलास के सापेक्ष। ध्यान दीजिए, यहाँ हम जिस लोक में रह रहे हैं चारों तरफ क्या एयर है, हमें हर किसी भी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक सदैव एयर के सापेक्ष लेना होता है। भाई हम लोग वायु लोक में हैं,
हवालोक में है, इसका मतलब कांच भी अगर हमने कांच यहाँ रख दें तो कांच के चारों तरफ क्या होगी, एयर, तो कांच का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG, WNG को कैसे लिखेंगे, ANG बटे ANW। मतलब जो हो गया ये, इसको बोलते हैं यहाँ पर WNG, यानी कि कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष। ध्यान रहे जो आगे होता है उसका तो अपवर्तनांक है, पीछे वाले के सापेक्ष होता है। तो WNG का मतलब हो गया ANG बटे ANW, यानी गिलास का अपवर्तनांक बटे पानी का अपवर्तनांक। ठीक, गिलास का अपवर्तनांक मतलब गिलास का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, वो तो अंडरस्टूड होता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन दिया है, वायु के सापेक्ष कांच व जल का अपवर्तनांक क्रमशः दे रखा 3/2 4/3, तब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो ये पैरामीटर्स में ध्यान रखो, बहुत आसानी से समझ सकते हो। जो ANG जिसे आप देख रहे हो, वायु के सापेक्ष कांच का, यानी ANG कितना है, ANG 3/2, ANW 4/3। तुम्हें क्या निकालना है, जल के सापेक्ष कांच का, तो WNG ज्ञात करना है, ANG बटे ANW। ANG पता है, ANW पता है। ठीक, तो ANG कितना है, 3/2, 3/2 बटे 4/3, 3/2 बटे 4/3, तो कितना हो गया, 9/8 इस आंसर। वेरी सिंपल। इसके बाद अगले टॉपिक में आते हैं। अब अगला टॉपिक ये है द्रव। द्रव लिख दिया, इसका मतलब है L फॉर लिक्विड, ANL मतलब लिक्विड का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष। एयर तो हमेशा रहती है। एक द्रव में रखी किसी वस्तु की आभासी गहराई। देखिए साहब, दो प्रकार गहराई होती है, एक वास्तविक और एक आभासी। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, किसी वस्तु की यहाँ पर गहराई देखना है। तो जब कोई वस्तु किसी पारदर्शी द्रव में किसी गहराई पर रखी हो, तो द्रव के ऊपर से देखने पर अपवर्तन के कारण वह वास्तविक से कम गहराई प्रतीत होती है। तो वही हमारी आभासी गहराई है। जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, वस्तु O है और इसकी जो पानी की गहराई है वो कितनी है, H, यहाँ तक की कैपिटल H। और हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें दिखाई पड़ रही है किस पे, I पर। इसका मतलब है वह हमें थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ती है। तो जो CI है, CI ये आभासी गहराई है, ये हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, आभासी गहराई को निकालना है। तो अब देखिए कितना ऊपर हमें दिखाई पड़े, OI तक वस्तु यहाँ रखी हुई है, प्रतिबिंब इसका यहाँ बन रहा है, कितना ऊपर दिखाई पड़ रही है वो हमें पता करना है। वो X है, X मान लिया हमने यहाँ पर। तो कैपिटल H वस्तु की वास्तविक गहराई, इसको OC दिखाया गया है, और स्मॉल h वस्तु की आभासी गहराई जो IC से प्रदर्शित है। N का मतलब है जल का अपवर्तनांक। देखिए ANW, हमने यहाँ जल ब्रैकेट में द्रव लिखा है, तो द्रव जल भी हो सकता है, द्रव कोई भी हो सकता है। अगर हम द्रव लिखेंगे तो ANL लिखेंगे, अगर जल लिख दिया तो NW मीन्स वाटर। तो फॉर्मूला यहाँ पर है N बराबर ANW का फॉर्मूला वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ये सूत्र याद करना पड़ेगा। तो ANW H कैपिटल H बटे स्मॉल h, एक तो सूत्र ये हो गया। अपवर्तन के कारण वस्तु का विस्थापन OI विस्थापन हुआ ना, इतना मतलब वस्तु O पर है, दिखाई पड़ रही कहाँ पर, I पर, तो कितना वस्तु विस्थापित हो गई, O से I तक। तो OI बराबर हो गया OC माइनस IC, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो यहाँ इसके बाद आगे यहाँ पे आ जाए, OI बराबर OC कैपिटल H स्मॉल h का मान तुमने कहा भाई H बटे N कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। यहाँ से अगर हम बात करें तो स्मॉल h बराबर कैपिटल H बटे क्या आ जाएगा, N, वही रख दिया है। तो H बटे N, H कॉमन ले लिया, H कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन N। तो इस तरह से x बराबर ये सूत्र निकल आया। इसका मतलब वस्तु का विस्थापन कितना हो गया, x। तो ये दो फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला फॉर्मूला। इससे हम नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे पेज खत्म हो गया यहाँ पर। इसके बाद बच्चों पेज नंबर 8 आ चुका है, जिसमें आप लोग समझ चुके हैं वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए गोली दर्पण से बने प्रतिबिंबों की स्थितियां हैं। तो इसमें आप लोग समझ लीजिए, यहाँ हमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से
विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना बताया गया है। तो सबसे पहले अनंत पर। अनंत का मतलब होता है कि किरणें अनंत पर हों। अनंत वाली किरणें सीधी आती हैं, देख रहे हो, सीधी। तो अनंत से आने वाली किरणें कहाँ मिलेंगी साहब? फोकस पे मिलेंगी। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और अत्यंत छोटा बनेगा। बहुत बिंदु वस्तु बन गया, बिंदु वस्तु। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एफ और सी के बीच हो, मतलब वस्तु रखी हुई हो, तब प्रतिबिंब। देखिए समझिए, अनंत और सी के बीच, अनंत तो अनंत का मतलब बता दूं, ये इसका वक्रता केंद्र है और इसके बाद ये सब अनंत ही है। यानी वक्रता केंद्र से पीछे सब अनंत है, उसके बीच में वस्तु ये भी रखी हुई है। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो समझना। प्रतिबिंब बनेगा इसका एफ और सी के बीच। एफ जानते हो फोकस दूरी, सी वक्रता केंद्र। प्रतिबिंब कैसा बन रहा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, अगर वस्तु रखी हो कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर। वेरी वेरी सिंपल। अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। बड़ा आसान तरीका समझ सकते हो। तो दो प्रतिबिंब बड़ा आसान है। अनंत से आने वाली किरणें कहाँ बनेंगी? फोकस पर। और वक्रता केंद्र वस्तु रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर। ये सबको आपको समझना है। इसको चित्र बना बना करके उसको प्रैक्टिस करनी है। अब आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर पहुंचे। अगर बस पेज नंबर 9 पे आ चुके हम लोग, और ये अवतल दर्पण का चौथा स्थिति है। अगर वस्तु सी और एफ के बीच रखी हुई, जैसे आप चित्र देख रहे हो कि ये सी है और ये एफ है, इनके बीच वस्तु ये भी रखी हुई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा साहब? सी और अनंत। ये सी है, इसके अनंत, इसका मतलब इधर अनंत हो गया। तो सी से लेफ्ट साइड में प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा। ये ध्यान रखो, ये सारे के सारे चित्र समझ में आएंगे तब जब आप रफ कॉपी पर इनकी काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे। तो पर आप बच्चों, आप प्यारे बच्चों, इन जो अवतल दर्पण की आप स्थितियां देख रहे हैं, अवतल दर्पण की 6 स्थितियां मिलेंगी, उत्तल दर्पण की 2 स्थितियां मिलेंगी। तो ये 8 स्थितियों को आप रफ कॉपी पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपके हाथ में आ जाएगा। इसी प्रकार से जो लास्ट पॉइंट है, 6 पॉइंट है, अगर वस्तु फोकस पर रखी हो, जैसा कि पहली स्थिति थी, अनंत से आने वाली किरणें फोकस में मिलती थी, और अगर वस्तु फोकस रखी तो उसका उल्टा, रिवर्स, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनने का मतलब है अगर परावर्तन के बाद जो किरणें समांतर हो जाएं, और समांतर किरणें कहाँ मिलेंगी बेटा? अनंत पर मिलेंगी। जैसे कि आप चित्र देख रहे हो, वस्तु ए बी है, ये वस्तु ए बी है, यहाँ पर ये वस्तु क्या? ए बी है। तो यहाँ से प्रकाश किरण चली, तो देखे परावर्तन के बाद ये दोनों की दोनों किरणें कैसी हैं? समांतर हैं। समांतर किरणें कहाँ मिलेंगी? फोकस पर मिलेंगी। ओके, इसके बाद ये एफ, छठा पॉइंट ये है, एफ और पी के बीच हो। ये वाला पॉइंट 5वां था, ये 6वां है। तो आगे बढ़ते हैं, एफ और पी के बीच में। तो जब फोकस और पोल के बीच वस्तु रखी हुई भी रखी हुई हो, उस कंडीशन में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये सारी बातें। अब आता उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण पर अनंत पे वस्तु रखी हो, अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होगा। इसमें कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होता उत्तल दर्पण में, इसलिए इसकी केवल 2 स्थितियां हैं, 2 ही पोजीशन है। तो अनंत से आने वाली किरणें फोकस पर मिलती प्रतीत होंगी, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बस बहुत छोटा प्रतिबिंब बिंदु रूप मिलेगा, पॉइंट वस्तु बनेगा, पॉइंट इमेज बनेगा। सीमित दूरी पर रखा हो, अगर कुछ दूरी पर रखा हो, पोल से दूरी कुछ सीमित दूरी है, तब प्रतिबिंब पोल और फोकस के बीच में बनेगा, ए डैश बी डैश। चित्र से देख रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ आपने देखा